नमस्कार दोस्तों। तो आधुनिक भारत के इतिहास जो हमारी सीरीज चल रही थी दोस्तों, उसके अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों आज सेकंड चैप्टर। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, उत्तर मुगल काल। तो दोस्तों आपको वो कैसा लगा? प्लीज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। कमेंट ऑप्शन में डालिए कि अगर इसमें आप और भी किसी तरह का सुधार चाहते हैं। तो दोस्तों हम आते हैं आज के हमारे चैप्टर पे। तो हमारा चैप्टर है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। दोस्तों इस चैप्टर को मैंने पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आज जो हमारा पार्ट ए है उसके अंदर हम पढ़ेंगे पुर्तगाली व डच के बारे में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम हमारा दूसरा चैप्टर, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है। तो दोस्तों ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन सी कंपनी आई, उसके बाद कौन आया। तो दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे पुर्तगीज आए, सेकंड नंबर पे डच आए, थर्ड नंबर पे अंग्रेज आए, फोर्थ नंबर पे डेनमार्क आए और फिफ्थ नंबर पे फ्रांसीसी आए। तो दोस्तों अगर कोई हमसे पूछता है कि सबसे पहले कौन आया, तो सबसे पहले पुर्तगीज आए। सबसे आखिरी में कौन आया? सबसे आखिरी में फ्रांसीसी आए। सेकंड नंबर पे कौन आया है? सेकंड नंबर पे डच आए हैं। थर्ड नंबर पे अंग्रेज लोग आए हैं। फोर्थ नंबर पे डेनिश आए हैं, डेनमार्क, और फिफ्थ नंबर पे फ्रांसीसी आए हैं। दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों जो आपको याद रखनी है वो ये है, मैं इस पे इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ कि अंग्रेज जो हैं वो डच के बाद आए थे, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो चुकी थी। दोस्तों समझ रहे हैं आप इस बात को कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हो गई थी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी स्थापना के कुछ टाइम बाद में भारत में आई थी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी उसके पहले आ गई थी। तो अगर ये पूछा जाए कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम पूछा जाए तो डच अंग्रेजों के पहले आए थे। लेकिन भारत में अगर कंपनी की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो हम जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले उसकी स्थापना हो गई थी। तो ये चीज दोस्तों इसमें याद रखने वाली है। उसके बाद दोस्तों सबसे अब प्रमुख यूरोपीय कंपनियां जो पांचों हमारे आए हैं, पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश और फ्रांसीसी, उनकी स्थापना के क्रम में और उन कंपनियों का नाम क्या था, ओरिजिनल नाम क्या था। ये तो हम बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो हम बोलते हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन पुर्तगाल की कंपनी ने अपना नाम तो ये नहीं रखा होगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली भाषा में कोई नाम होगा। तो उनके ओरिजिनल नाम क्या है, हमारा जो हम जो उनका नाम लेते हैं वो क्या है, और उनकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई है। तो ये जो सीरियल है ये स्थापना के वर्षों के अकॉर्डिंग है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले जो है कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो नाम था वो था एस्तादो द इंडिया। इसकी स्थापना हुई 1498 ईस्वी में। फिर थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसकी स्थापना हुई 1600 ईस्वी में। तीसरे नंबर पे आती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नाम था वेरिंगडे ओस्ट इंडिशा कंपनी। नाम थोड़े से टिपिकल है दोस्तों, इस चैप्टर में आपको बहुत उटपटांग नाम मिलेंगे, तो नाम पे अपने को थोड़ा सा फोकस करना है और किसी शॉर्टकट की से उस नाम को याद रखना है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी वेरिंगडे ओस्ट इंडिशा कंपनी 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। फिर आता है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1616 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। फिर आता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलेस, इसका नाम था कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलेस, इसकी स्थापना जो हुई वो 1664 ईस्वी में हुई। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में, ब्रिटिश 1600 में, डच 1602 में, डेनिश 1616 में और फ्रांसीसी 1664 में। ये इनका क्रम है। उसके बाद दोस्तों अब हमारा आता है, हम इनको सीरियली वाइज पढ़ते हैं। आज का जो चैप्टर है हमारा उसके अंदर हम पुर्तगाल और डचों के बारे में पढ़ेंगे।
तो दोस्तों पुर्तगालों के बारे में पढ़ने से पहले हम एक बार जितनी भी पुर्तगाली शासक बोल सकते हैं अपन, या पुर्तगाली अपने स्टार्टिंग में तो वो शासक नहीं थे, शासक भी नहीं बोलेंगे, जितने भी पुर्तगाली लोग अपने यहाँ पर आए हैं तो उनका एक याद अपन उनको एक बार सीरियली क्रम उनका नोट कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले बार्थोलोमा डियास, वास्को डी गामा, पेड्रो अल्बरिज कैब्राल, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा, गर्सिया डी नारेनो, अल्फांसो डी सूजा। दोस्तों नाम थोड़े से टेढ़े हैं तो आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं, बार्थोलोमा, वास्को डी गामा, कैब्राल, अल्मेडा, अल्बुकर्क, कुन्हा, नारेनो और सूजा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ये पुर्तगाली वायसराय के नाम हैं। तो उसके बाद फिर अपन एक एक के बारे में बहुत कम कम डिटेल है, और बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपने को इनके थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों बार्थोलोमा डियास की। तो बार्थोलोमा डियास जो है वो 1486 में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमा डियास भारत के लिए चला था, लेकिन ये भारत पहुंचा नहीं था। बार्थोलोमा डियास 1486 में सबसे पहले भारत के लिए चला था, लेकिन ये भारत पहुंचा नहीं था। आप यहाँ से देखेंगे पोर्तुगलिन का ये जो लिस्बन बंदरगाह है, यहाँ से ये बार्थोलोमा डियास चला। ये जो मैप बना हुआ है ये एक्चुअली वास्को डी गामा का बना हुआ है कि वो भारत जैसे पहुंचा था, लेकिन जो बार्थोलोमा डियास के साथ क्या स्टोरी हुई थी कि यहाँ से चला, इसी इसी रास्ते होते हुए आया, नीचे जो कैप ऑफ गुड होप आप देख रहे हैं वहाँ पे आते हुए, और मेडागास्कर से वापस घूम के ये पुर्तगाल पहुंच गया। इसके आगे ये इंडिया नहीं आया। तो 1486 में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमा डियास भारत के लिए चला तो था, लेकिन ये भारत पहुंचा नहीं था। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है दोस्तों, कंफ्यूज करने के लिए ये पूछता है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत के लिए कौन चला, और ज्यादातर बच्चे उसके अंदर वास्को डी गामा को टिक करके आते हैं। लेकिन अगर प्रश्न को अपने को अच्छे से देखना है कि अगर वो पूछ रहा है कि सबसे पहले भारत के लिए कौन चला, तो वो है बार्थोलोमा डियास। भारत कौन पहुंचा, वो है वास्को डी गामा। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा इसको अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में प्रथम पुर्तगीज तथा यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट केरल के समुद्र तट पर उतरा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो रूट है आप ये देखेंगे, ये चला है यहाँ से लिस्बन बंदरगाह से, ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे मैं पेन से टिक कर देता हूँ, ये है लिस्बन बंदरगाह। यहाँ से ये चला दोस्तों, यहाँ से चलते 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 ये इस रास्ते से होता हुआ, इस रास्ते से होता हुआ फिर ये केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप से गुजरता हुआ, मेडागास्कर के बगल से होता हुआ, और ये यहाँ पे आप यहाँ देख रहे हैं कालीकट बंदरगाह आपको दिख जाता है, केरल के कालीकट बंदरगाह पर ये उतरा। कालीकट के हिंदू राजा ने, जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, उसका स्वागत किया और उसे मसाले और जड़ी बूटियां ले जाने की आज्ञा प्रदान की। दोस्तों अब आप भारत की कंडीशन उस समय समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ के मसाले, हमारे यहाँ के वस्त्र, मतलब किस रेट पर वहां पे बिकते थे कि वास्को डी गामा को इस माल से यात्रा व्यय निकालने के बाद भी, उसका जो यात्रा में खर्च हुआ है उसको निकालने के बाद भी उसे 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि आप हमारा हिंदुस्तान कितना रिच था। वास्को डी गामा 1400, अब मैं इसको एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों कि वास्को डी गामा 1498 में प्रथम पुर्तगीज तथा यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट या केरल के समुद्र तट पर उतरा। कालीकट के हिंदू राजा ने, जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, उसका स्वागत किया और उसे मसाले व जड़ी बूटियां ले जाने की आज्ञा प्रदान की। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि बार्थोलोमा डियाज जो है वो 1486 में भारत के लिए चला, लेकिन वास्को डी गामा 1498 में 90 दिन की समुद्री यात्रा करने के बाद केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आ गई, ये इसका रूट है दोस्तों, जिस रूट से ये गया। उसके बाद अपना तीसरा नाम है कैब्राल, पेड्रो अल्बरेज कैब्राल। आप इसको याद रख सकते हैं कैब्राल के नाम से भी। 9 मार्च 1500 को 13 जहाजों के साथ में पेड्रो अल्बरेज कैब्राल लिस्बन बंदरगाह से भारत के लिए रवाना हुआ। अब ये पूरा एकदम जहाजी बेड़े के साथ रवाना हुआ, 13 जहाजों के साथ। जब समझ में आ गया कि भारत के अंदर तो बहुत ज़्यादा संपदा है और भारत तो एकदम रिच है रॉ के मामले में, रॉ मटेरियल के मामले में, मसालों के मामले में, सूती वस्त्र के मामले में, और बहुत सारी चीज़ों के मामले में भारत बहुत रिच था। तो 9 मार्च 1500 को आप सोच सकते हैं कि पुर्तगाल से 13 जहाजों के साथ में पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल लिस्बन बंदरगाह से भारत के लिए चला।
1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया और 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाई। तो दोस्तों सबसे 1503 में अपन को इसमें ये याद रखना है कि पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री बनी थी वो बनी थी कोचीन में, है ना। पहली फैक्ट्री कहाँ बनी थी? कोचीन में। कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाई। जो चीज़ याद रखने की है वो ये है कि पुर्तगीज ने सबसे पहली फैक्ट्री जो भारत में बनाई वो 1503 में बनाई, और कहाँ पर बनाई? कोचीन में बनाई। इसके बाद आता है दोस्तों अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। 1505 में अल्मेडा जो है वो प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले पानी की नीति लागू की। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय, पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? अल्मेडा आया था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया था। इसने क्या नीति लागू की? ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले पानी की नीति लागू की। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले पानी की नीति क्या होती है दोस्तों? कि ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले पानी की नीति है कि इसमें पुर्तगाली सरकार के द्वारा यह निर्देश दिया गया, इसमें पुर्तगाली सरकार के द्वारा यह निर्देश दिया गया, किसे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को यह निर्देश दिया गया कि वह भारत में ऐसे पुर्तगाली दुर्ग बनाए जिनका लक्ष्य सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना हो। कि वो इतने सुदृढ़ दुर्ग बनाए कि जिनका लक्ष्य सुरक्षा नहीं है, वो दुर्ग हम इसलिए बना रहे हैं कि हम उस व्यापार पर नियंत्रण कर सकें, कोई भी आदमी आएगा जाएगा तो वो हमसे परमिशन ले। तो उसकी यह नीति जो है वो ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले पानी की नीति कहते हैं। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की ब्लू वाटर पॉलिसी नीले पानी की नीति ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अपने को याद रखनी है। फिर आता है अपना अल्बुकर्क दोस्तों। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक, पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक, याद रखने वाली चीज जो है वो ये है कि पुर्तगीज शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। इसने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो अल्बुकर्क के मामले में एक तो पहली चीज तो आती है इसका वास्तविक संस्थापक है, और दूसरा 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से इसने गोवा छीन लिया। इस समय से यहाँ से गोवा जो है वो चला गया पुर्तगालियों के पास में। कब से? 1510 से। फिर आता है अपना कुन्हा। 1529 में नीनो डी कुन्हा नया पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया, और इसने 1530 में, 1510 में गोवा आ गया पुर्तगालियों के हाथों में, लेकिन राजधानी बनाई है 1530 में कोचीन के स्थान पर। तो अब तक राजधानी कौन सी थी? कोचीन थी। कोचीन से राजधानी, अब इसने कोचीन से जो है वो राजधानी को ट्रांसफर कर दिया, किसको? गोवा को। ठीक है, इसने 1530 में गोवा को अपनी राजधानी बनाया कोचीन के स्थान पर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है नारेनो। 1538 में गार्सिया डी नारेनो पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। इसके समय जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो क्या थी कि इसके समय सीलोन, श्रीलंका के अधिकांश भाग को पुर्तगाली नियंत्रण में कर लिया गया था। इसके समय जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी सीलोन, श्रीलंका के अधिकांश भाग जो है उसको पुर्तगाली नियंत्रण में कर लिया गया था। फिर आता है अपने पास सूजा। 1542 में नया पुर्तगाली वायसराय सूजा बन के आया। इनके काल में सेंट जेवियर आए थे। ये जितने भी अपने दिखते हैं ना सेंट जेवियर स्कूल, ये सब पुर्तगालियों। तो वो जो सेंट जेवियर जो आए थे वो कहाँ से आए? वो कब आए थे? वो सूजा के काल में आए थे। सूजा के काल में सेंट जेवियर जो है वो सूजा के काल में आए थे। तो दोस्तों ये भी तो बात हुई अपनी पुर्तगालियों की। उसके बाद दोस्तों अपन पढ़ते हैं पुर्तगाली किस काम के लिए भारत में जाने जाते हैं। ये तो पुर्तगालियों के वायसराय की अपन ने बात की। तो तीन चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पुर्तगाली भारत में तीन विशेष योगदान के लिए जाने जाते हैं। कौन कौन से हैं? वो हैं प्रिंटिंग प्रेस। 1556 में पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है वो पुर्तगालियों ने लगाई थी, प्रिंटिंग प्रेस। दूसरा आता है तंबाकू की खेती, और तीसरा आता है आधुनिक समुद्री जहाज बनाने की तकनीक। तो पुर्तगाली जो है वो भारत में तीन विशेष चीजों के लिए जाने जाते हैं। पहला आता है उसमें प्रिंटिंग प्रेस, दूसरा आता है तंबाकू की खेती, और तीसरा आता है आधुनिक समुद्री जहाज बनाने की तकनीक। पुर्तगालियों के काल में अकबर के समय दो पादरी भारत आए थे। पुर्तगालियों के काल में अकबर के समय दो पादरी भारत आए थे, फादर एक्वाविवा और फादर मांसोरेट।
जब अपन अकबर को पढ़ेंगे ना तब अपन इन दोनों के बारे में वहाँ भी एक बार इनका जिक्र आएगा। तो ये जो आए थे ये पुर्तगालियों के काल में अकबर के समय में दो पात्री भारत आए थे, फादर एक्वाविवा और फादर मांसोरेट। पुर्तगालियों ने जैसे अपन ने वो पढ़ा था कि अब उन्होंने उसको बोला था कि जैसे दोस्तों अपन ने ये पढ़ा था कि अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या बनाई थी कि उसको हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करना है। तो पुर्तगालियों का जब महासागर पर नियंत्रण स्थापित हो गया तो उन्होंने एक परमिट व्यवस्था लागू कर दी जिसको कार्ड्स या परमिट व्यवस्था कहा जाता था। अपने प्रभुत्व के अधीन सामुद्रिक मार्गों पर सुरक्षा कर वसूल करने को कार्ड या परमिट व्यवस्था कहा जाता है। इसको पुर्तगालियों ने लागू कर दी। पुर्तगाली अधिकृत क्षेत्रों में व्यापार के लिए अकबर को भी कार्ड प्राप्त करना पड़ा था। पुर्तगाली अधिकृत क्षेत्रों में व्यापार के लिए अकबर को भी परमिट प्राप्त करना पड़ा था। इनकी जो स्थापत्य शैली होती है उसका नाम है गोथिक स्थापत्य शैली। पुर्तगालियों की जो स्थापत्य शैली है उसका नाम है गोथिक स्थापत्य शैली। तो पुर्तगालियों का पतन क्यों हुआ, इसके कुछ कारण हैं दोस्तों। पहला तो ये होता है कि पुर्तगाली जो वायसराय आते थे उन पर जो पुर्तगाली राजा होता था उसका बहुत अधिक नियंत्रण होता था। दूसरा ये है कि पुर्तगाली धार्मिक दृष्टि से बहुत रूढ़िवादी होते थे। तीसरा यह है कि जैसे जब ब्राजील की खोज हो गई तो पुर्तगालियों का मुख्य रुचि का क्षेत्र जो है वो ब्राजील हो गया, वो पुर्तगालियों के पास में पड़ता था। तो पुर्तगालियों का मुख्य क्षेत्र ब्राजील हो गया और बाकी जगह से उन्होंने अपना ध्यान हटा लिया। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल के राजा की बहन के साथ हुआ था। ठीक है, 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल के राजा की बहन के साथ हुआ था और चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। तो पुर्तगालियों से एक ये बम्बई चला गया, इतना बड़ा क्षेत्र चला गया, इसकी वजह से भी पुर्तगाली यहाँ पर कमजोर हो गए। भाई आप अपने अधिकार क्षेत्र में से कोई क्षेत्र किसी को बांट दोगे तो ऑब्वियसली आपके पास क्षेत्र कम हो जाएगा। और तुलनात्मक दृष्टि से इनकी नौसैनिक शक्ति बहुत प्रभावी नहीं थी। ये तुलनात्मक दृष्टि किससे हो रही है? तुलनात्मक दृष्टि हो रही है इनकी ब्रिटिश से। ब्रिटिश की नौसैनिक शक्ति बहुत मजबूत थी, तो तुलनात्मक दृष्टि से जो इनकी नौसैनिक शक्ति है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं थी। तो इस तरीके से ये पुर्तगाली ज़्यादा समय तक भारत में नहीं रुक पाए। अब अपन पढ़ते हैं, इस तरीके से अपना पुर्तगाली कंप्लीट होता है। अब अपन पढ़ते हैं डच, जिनको नीदरलैंड या हॉलैंड भी कहा जाता है। 1596 में कार्नेलियस डी हस्तमान, बहुत थोड़ा सा है डचों के बारे में अपने को पढ़ना। तो 1596 में कार्नेलियस डी हस्तमान भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। पहले ये याद रखना है कि भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कार्नेलियस डी हस्तमान भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। ये केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत आया था। जब आप वो मैंने आपको पहले एक मैप दिखाया था वास्को डिगामा वाला, तो वास्को डिगामा भी केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत आया था। तो 1596 में कार्नेलियस डी हस्तमान भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। यह भी केप ऑफ गुड होप होते हुए ही भारत आया था। 20 मार्च 1602 को भारत में व्यापार के लिए पहली डच कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी वेरिंग ओस्ट इंडिशे कंपनी की स्थापना हुई। डच संसद ने इस कंपनी को 21 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया था। डच भारत से नील, तीन चीजों का भारत से निर्यात करते थे डच। कौन कौन सी? नील, शोरा और सूती कपड़ा। तीन चीजों का डच भारत से निर्यात करते थे, नील, शोरा जिसे बारूद कहते हैं, और सूती कपड़ा। सर्वाधिक रुचि अगर पूछी जाएगी तो सूती कपड़े के व्यवसाय में। अगर ये पूछा जाए कि डच भारत से किन किन चीजों का निर्यात करते थे तो अपन ये तीनों नाम लेंगे, नील, शोरा या सूती कपड़ा। लेकिन अगर किसी एक चीज के बारे में पूछा जाए कि इन तीनों में से वो चीज कौन सी है जो इसके अंदर सबसे ज्यादा डच लोग रुचि रखते थे, तो वो था सूती कपड़ा। भारत में सूरत इनका सबसे अधिक लाभ का केंद्र था। भारत से भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। भारत से भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय जो जाता है वो डचों को जाता है। डचों का जो प्रमुख केंद्रीय स्थल था वो था पुलिकट। डचों का जो प्रमुख केंद्रीय स्थल था वो था पुलिकट। पुलिकट डचों ने चंद्रगिरी के राजा से प्राप्त किया था और पुलिकट से डचों ने सोने के सिक्के ढलवाए थे और इन सिक्कों को पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ये पैगोडा कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पैगोडा किसे कहते हैं। तो पुलिकट से डचों ने जो सोने के सिक्के ढलवाए थे उन सिक्कों को पैगोडा के नाम से जाना जाता है। 1759 में 1759 में वेदारा के युद्ध में, वेदारा का युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया और इन्हें हमेशा के लिए भारत से बाहर कर दिया। 1759 में वेदारा के युद्ध में, ये अपने को याद रखना है डचों के बाहर जाने का कैसा हुआ था कि 1759 में वेदारा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया और इन्हें हमेशा के लिए भारत से बाहर कर दिया। तो इस तरीके
से ये अपना डच भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसके अंदर जो बातें अपने को याद रखनी है वो बातें अपने को याद रखनी है कि पहला आने वाला नागरिक कार्नेलियस डी अस्तमान। दूसरी चीज़ अपने को याद रखनी है कि किन किन तीन नील, शोरा और सूती कपड़ा, सबसे ज़्यादा रुचि सूती कपड़े में सूरत केंद्र था। भारत से भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। एक प्रमुख केंद्रीय स्तर इनका पुलिकट था। और पैगोडा किसे कहते हैं, इन्होंने सोने के सिक्के डलवाए जिसे पैगोडा कहा जाता है। डचों और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1759 में। युद्ध का नाम क्या था? बेदारा का युद्ध। और इस बेदारा के युद्ध से अंग्रेजों ने डचों को हमेशा भारत से बाहर कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों ये अपना डच भी कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक करो दोस्तों, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।